नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैंने जब कभी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी राजनीतिक विश्लेषण किया है, कोई वीडियो बनाया है, हर बार कुछ न कुछ कमेंट्स आए उसमें कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपको अधिक से अधिक वीडियो बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य लड़ाई जो है वर्तमान में वो है भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच। इसीलिए मैंने अधिक से अधिक वीडियो बनाया है भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बारे में। बहुजन समाज पार्टी मुकाबले से बाहर है। बहुजन समाज पार्टी मुकाबले से आज बाहर हुई है ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, आप अगर गौर करेंगे मित्रों, तो 2012 में जब वो सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद से ही लगभग मुख्य मुकाबले से बाहर हो गई। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बहुजन समाज पार्टी मुख्य मुकाबले से बाहर हो गई। तो आज ये सवाल उठ रहा है मित्रों, आप भी सवाल का जवाब दीजिए कि क्या बहुजन समाज पार्टी का रिवाइवल संभव है या फिर अब बहुजन समाज पार्टी का खेल खत्म है। तो मित्रों, सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आपको वर्तमान परिस्थिति को समझना पड़ेगा और उसमें एक उदाहरण मैं आपको बताऊं सबसे पहला कि क्यों बहुजन समाज पार्टी के लिए डगर जो है पनघट की थोड़ी मुश्किल है। क्यों है उसका दो तीन कारण मैं बताऊं आपको। सबसे पहला कारण क्या है समझिए आप कि 2012 से पहले, मतलब 2014 से पहले, नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का 3 चरण है इस मामले में, जातिगत समीकरण के मामले में। 1990 से पहले बीजेपी को कहा जाता था बनियों की पार्टी। 1990 से पहले भले ही उसके नेता ब्राह्मण रहे हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, चाहे दीनदयाल उपाध्याय रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, चाहे बलराज मधोक रहे, लेकिन बीजेपी को कहा जाता रहा बनियों की पार्टी 90 तक। 90 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, राम मंदिर आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, तो बीजेपी को कहे, आप याद रखिएगा, राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास बीजेपी वालों ने कामेश्वर चौपाल नाम के एक दलित व्यक्ति से कराया था। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बीजेपी को विपक्ष के लोगों ने कहना शुरू किया कि बीजेपी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है। पहले केवल बनिया की पार्टी है 90 तक। 90 के बाद बीजेपी को कहा जाने लगा कि ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, ठीक है। उसके बाद आया मामला कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई थी देश के अंदर, जातिगत विभाजन लग रहा, पिछड़ा कुछ ज्यादा हो रहा था। तो उस दौर में बीजेपी को कहा जाने लगा कि सवर्णों की पार्टी है बीजेपी। लेकिन नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद एक परिवर्तन आ गया बीजेपी में। बीजेपी को माना जाने लगा कि अब यह हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। और उसके कई कारण भी थे, कई कारण थे मित्रों। आज उसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी कांसी राम की जयंती मना रही है। भारतीय जनता पार्टी, एक उदाहरण काफी होगा आपको समझने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में दलित राजनीति कितना महत्वपूर्ण है, कि भारतीय जनता पार्टी कांसी राम का जयंती मना रही है। केवल कांसी राम का नहीं, कांग्रेस के नेता बाबू जगजीवन राम का, कांसी राम का, मतलब सभी दलित महापुरुषों का भारतीय जनता पार्टी जयंती मनाती है। भले ही उन महापुरुषों से भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक नाता हो चाहे नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये सभी देश के नेता हैं, ये लोग पार्टी के नेता नहीं है। चाहे वो कांसी राम हो, चाहे वो बाबू जगजीवन राम हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, ये सभी के सभी किसी पार्टी के नेता नहीं थे। सरदार पटेल हो, कांग्रेस में थे जीवन भर, या मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा और कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मदन मोहन मालवीय, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया। तो भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की दलितों की राजनीति करती है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं बसपा को हुआ कि बसपा का दलितों का जो आधार था उसको भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के फोल्ड में शामिल किया, उसका लाभ बीजेपी को मिला। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी लेट कर दिया लेकिन सीखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में
मुस्लिम यादवों की पार्टी, मुसलमान और यादवों की पार्टी, मतलब एम और वाई की पार्टी, अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को लगा कि मायावती अब दलित मतदाताओं के बीच कमजोर हो रही है, जाटव भी मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। उस परिस्थिति में दलितों को खुद से जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने कई सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार खड़े किए। अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद चुने गए, दलित समाज से आते हैं। सामान्य सीट है फैजाबाद का लोकसभा सीट अयोध्या, लेकिन वहां से अखिलेश यादव ने एक दलित को उम्मीदवार बनाया, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जाति पर सबसे ज्यादा दलितों के उत्पीड़न के केस है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जाति, यादव जाति पर, अखिलेश यादव का समीकरण पर सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न का SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का इस्तेमाल हुआ। अगर आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे तो दलित सबसे ज्यादा यादव के विरोध में है, मुसलमान के विरोध में है, यह सच्चाई है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव दलितों को अपने पाले में लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। पीडीए की बात अखिलेश यादव जोर शोर से कर रहे हैं, तो यह मायावती के लिए चुनौती है। अब इस बीच से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, पहले क्या था, 2012 से पहले मायावती एकमात्र दावेदार थी दलित राजनीति की, एकमात्र अकेले दावेदार थी। लेकिन 2012 के बाद जब मायावती बीजेपी के उदय के बाद दलित भी हिंदू बनने लगे एक तरफ, दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को इस बात से भी बल मिला कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार, तो पूरे विपक्ष ने अखिलेश यादव को केवल पीडीए बना लेने से दलित अखिलेश यादव के साथ चले जाते, ये कोई जरूरी नहीं था, भरोसा नहीं होता दलितों को। लेकिन दलितों के पास 2024 लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव बना, उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचा अखिलेश यादव को वोट देने के सिवाय। इसलिए कि जब बीजेपी ने कहा अब की बार 400 पार, तो विपक्ष ने कहा 400 पार इसलिए कि ये संविधान बदलेंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये मनुवादी व्यवस्था लागू करेंगे। इसके लिए दलित डरे दलितों के मन के अंदर शंका बैठी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए अधिकार को भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी। और इस कारण से अखिलेश यादव को भी दलितों का साथ मिला। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती के बारे में वैसे कहा जाता है कि मायावती पर जितने मुकदमे हैं, उन मुकदमों से डरकर मायावती ने बीजेपी को वॉकओवर देने के लिए मायावती घर बैठ गई है। लेकिन सच्चाई इससे इतर भी है मित्रों। सच्चाई इससे इतर क्यों है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर में आप याद कीजिए, एक समय था स्वर्गीय कांसीराम के जमाने में जब बसपा लगातार बढ़ती जा रही थी, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, ऐसे कई राज्यों में बसपा अपना खाता खोल चुकी थी। एक निश्चित शेयर वोट का बसपा को मिलने लगा था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद हुआ क्या कि अगर आप देखें कि एक परिवर्तन और आया कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी से हिंदुओं की पार्टी बनाने का जैसे जैसे नरेंद्र मोदी प्रयास करते गए, जैसे जैसे ये प्रयास तेज हुआ, योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे 80% और 20% का नारा, ये जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे दलित राजनीति को एक प्रकार से दलित राजनीति हाईजैक हो गई। प्रतिक्रिया भी हुई, जैसे जैसे बीजेपी ने हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पर जोड़ने का प्रयास किया, वैसे ही जो गैर भाजपाई दल थे, विपक्ष जो था, वो हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, स्वाभाविक था। तो उस तोड़ने के प्रयास में लड़ाई दलित वोट बैंक के लिए बीजेपी के खिलाफ पिछड़ा नेताओं के द्वारा स्थापित, पिछड़े वर्ग के नेताओं द्वारा स्थापित राजनीतिक दलों ने वो लड़ाई लड़नी शुरू की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया, मतलब जो पिछड़े वर्ग के
अलग अलग राज्यों में जो सबसे मजबूत जाति थी पिछड़े वर्गों की, उन्होंने दलितों को खुद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर जोड़ रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष दलितों को पिछड़ों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा था, यह बताते हुए कि पिछड़े भी उसी प्रकार से शूद्र हैं, पिछड़े भी उसी प्रकार से अस्पृश्य हैं, पिछड़े और दलित में कोई अंतर नहीं है। अग्री जातियों के व्यवहार से जितने प्रताड़ित दलित समाज हुआ उतना ही पिछड़ा भी रहा। इसीलिए हर राज्य दर राज्य जो पिछड़े वर्गों की सबसे मजबूत जाति थी, उसने दलित राजनीति को हाईजैक किया। ठीक है, और उसका कारण क्या? एक तरफ वो हाईजैक हुआ, दूसरा दलितों पर जो मुस्लिम राजनीति करने वाले लोग थे, उन्होंने भी दलित राजनीति पर, दलितों के वोट पर गिद्ध दृष्टि डाली। जैसे AIMIM ओवैसी हो, चाहे बंगाल में हुमायूं कबीर हो, चाहे असम में बदरुद्दीन अजमल हो, मतलब जितने प्रो मुस्लिम पॉलिटिकल फोर्सेस देश के अंदर थी, गुजरात में याद कीजिए जिग्नेश मेवानी हो, मतलब जितने भी प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू कह लीजिए आप, जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल फोर्सेस थे, उन्होंने दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो तीन तरफ का प्रयास हुआ दलित राजनीति को मायावती से, मतलब दलित राजनीति की सेपरेट आइडेंटिटी जो मायावती और कांसीराम ने बनाई थी, जो सेपरेट आइडेंटिटी बाबू जगजीवन राम ने बनाई थी, जो सेपरेट आइडेंटिटी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाई थी, उस दलित राजनीति को मुस्लिमवादी पार्टियों ने भी अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, जय मीम जय भीम का नारा देकर। आज आप देख लीजिए, जितने भी ओवैसी हो, बदरुद्दीन अजमल हो, हुमायूं कबीर हो, ये लोग दो नाम सबसे ज्यादा लेते हैं, सबसे ज्यादा। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरा दलितों का। दलित उत्पीड़न की बात सबसे ज्यादा करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बातें सबसे ज्यादा अगर कोई दल करता है तो वो मुस्लिमवादी पार्टियां करती है। सच है या गलत है कमेंट करके बताइएगा मित्रों। ठीक है, तो एक तीसरी ताकत वो थी, ठीक है, जिसने दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ, एंटी बीजेपी जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ऐसे कांग्रेस एक अलग बने कैटेगरी में आएगी, कांग्रेस को आप मत रखिए उस कैटेगरी में, लेकिन समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, ऐसी जो पार्टियां हैं, इन लोगों ने दलितों को पिछड़ों के साथ कोलैबोरेट करने का प्रयास किया। बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ और मुस्लिमवादी पार्टियों ने दलितों को मुसलमानों के साथ कोलैबोरेट करने का प्रयास किया राजनीति में। इसके अलावे एक और चीजें हुई मित्रों दलित राजनीति के कमजोर होने का। आप अगर देखेंगे, अगर 2000 ईस्वी से पहले तक, 2000 से पहले तक दलितों के नेता हुआ करते थे, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, रामविलास पासवान, कांसीराम, मायावती, ये दलितों की नेता थी। लेकिन उसके बाद से कई पिछड़े वर्ग के नेताओं द्वारा मायावती को जाटव का नेता, रामविलास पासवान को पासवान का नेता, ठीक है, बना देने का लगातार प्रयास होता रहा। नीतीश कुमार ने क्या किया? सोशल इंजीनियरिंग। नीतीश कुमार ने दलितों को भी दो भागों में बांट दिया, दलित और महादलित, ठीक है, और दलितों में बिहार के पासवान को के बारे में बताया कि ये पासवान जाति जो है ना, वो अन्य दलित जातियों का शोषक है। पासवान जाति अन्य दलित जातियों का शोषक है। चिराग पासवान के खिलाफ जीतन राम मांझी को खड़ा कर दिया। वैसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ। मायावती को दलित नेता नहीं बल्कि जाटव का नेता साबित करने का लगातार प्रयास किया गया, जाटवों का नेता, ठीक है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर दलित नेता नहीं बल्कि महारों का नेता। तो ये राजनीति, मतलब दलित को चार भाग में दलित वोट पर मतलब गिद्ध दृष्टि लगाने वाले लोग थे। इसीलिए मैंने बताया, इसीलिए कहा कि मायावती का डगर जो है थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मायावती को ऑल आउट लड़ाई जिसे वो कहते हैं ना, वो लड़ना होगा, वो मादा दिखाना होगा। दिखा पाएंगी तो बसपा बचेगी, नहीं दिखा पाएगी
तो आने वाले दिनों में बसपा खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि फिर, चूंकि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता मित्रों, 5 साल के बाद हो सकता है कि ये चंद्रशेखर रावण या और कोई चिराग पासवान जैसे लोग युवा हैं, आने वाले दिनों में दलितों के नेता बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति यही है कि दलित हिंदू बनाने का प्रयास, दलित पिछड़ा वर्ग के साथ जोड़ने का प्रयास, दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़ने का प्रयास और दलितों को जाति जाति में टुकड़े टुकड़े में कर देने का प्रयास, ये चारों अभियान चल रहा है। अब इस अभियान से दलित राजनीति कितनी कमजोर हुई है आप अनुमान लगा सकते हैं मित्रों। एक जमाने में दलितों के नेता बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। आज कौन है दलितों का नेता? आज पीडीए का नेता अखिलेश यादव, दलितों के नेता लालू यादव, दलितों के नेता नीतीश कुमार, महादलित के नेता, ऐसे चल रहा है। दलितों का नेता कहां? सच है या गलत है कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।